जय हिंद साथियों, मैं थिकेश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले हम माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं। या देवी सर्वे भूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो आज हम 12th क्लास का मैट्रिक्स टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उस टॉपिक का पढ़ने का उद्देश्य पता होना चाहिए, उसके एप्लीकेशन पता होने चाहिए, तभी हमारा उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को शुरू करने से पहले उस टॉपिक के एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो अभी हम मैट्रिक्स टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अपन आव्यूह, ठीक है। तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, मैट्रिक्स शब्द का यूज करूँगा और मैट्रिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह, ठीक है। तो मैट्रिक्स के यूज बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि कंप्यूटर के फील्ड में डाटा स्टोरेज में मैट्रिक्स का काफ़ी यूज है। अब देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो हमारी मानवीय भाषा को तो समझता नहीं है, वो तो केवल बाइनरी भाषा को समझता है, जिसमें कि केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो इन 2 डिजिटों की सहायता से ही हमें सब कुछ कंप्यूटर को समझाना होता है। तो हमें मान के चलो कुछ बनवाना है कंप्यूटर से, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें मान के चलो ये जो चेस बोर्ड होता है इसका वो बनाना है, स्क्रीन पर दिखाना है कि चेस बोर्ड कैसा होता है। तो इसके लिए हमें क्या, हम ऐसे तो कंप्यूटर को नहीं बोल सकते कि चेस बोर्ड बना दे हमें और वो हमें बना के दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें पहले एक प्रोग्राम क्रिएट करना होता है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करे, मतलब बाइनरी भाषा में चेंज करे। तो फिर उसके बाद जो कंप्यूटर के लिए हमने बोला है उसको कंप्यूटर हम जो चाहते हैं उसको बना के दे। अब वो कंप्यूटर बनाएगा, वो भी बाइनरी भाषा में बनाएगा, और बाइनरी भाषा में बनाने के बाद एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो उसे हमारी मानवीय भाषा में चेंज कर देगा। तो इसके लिए हम इस पूरे प्रोसेस में भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। देखो कैसे यूज किया जाता है। मान के चलो जो चेस बोर्ड का जो बोर्ड होता है वो कुछ इस तरह से है। पहले एक ब्लैक डिब्बा होता है, कुछ इस टाइप से बिल्कुल ब्लैक होता है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस टाइप से ब्लैक होता है। फिर एकदम ऐसे वाइट होता है, ठीक है। फिर ऐसे ब्लैक आ जाएगा, कुछ इस टाइप से मान के चलो ये आपका चेस बोर्ड है। फिर यहाँ पे मान के चलो वाइट है, फिर ये ब्लैक है, ये भी इसी टाइप से है, ठीक है। और फिर ये आपका वाइट है और फिर ये ब्लैक है। कोई भी चेस बोर्ड समझ लो या कुछ भी इस टाइप से हमें कुछ बनाना है, इस टाइप से हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक इमेज बनानी है, ये सोच लो आप, ठीक है। तो हम कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उसमें किस टाइप से एक प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा कि वो तो केवल 0 और 1 को समझता है, उस 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इसके लिए क्या होता है, मान के चलो हमने कंप्यूटर में एक ऐसा प्रोग्राम सेट किया कि जैसे ही हमने उसमें 0 या 1 एंट्री किया, जैसे ही हमने 1 एंटर किया कीबोर्ड की सहायता से, तो वो हमें ब्लैक बॉक्स बना दे। और जैसे ही हम 0 इनपुट डालें तो कंप्यूटर हमें वाइट बॉक्स बना के दे दे। फिर से यदि हम 1 इनपुट डालें तो ब्लैक बॉक्स बना के दे दे, और फिर 0 डालें तो हमें वाइट बॉक्स बना के दे दे। तो इस टाइप से यदि हम एंट्री करते जाते हैं तो हमें फिर से वाइट के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, 0। फिर ब्लैक के लिए हमें 1 देना पड़ेगा, फिर से हमें 0 देना पड़ेगा, फिर से हमें ब्लैक चाहिए तो ब्लैक के लिए 1 देना पड़ेगा। हम 0 और 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें कंप्यूटर के लिए जो भाषा है वो बाइनरी भाषा ही यूज होती है, और बाइनरी भाषा में केवल 0 और 1 काम में आते हैं। तो फिर से हमें ब्लैक बॉक्स चाहिए, तो ब्लैक बॉक्स के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, 1
और वाइट के लिए फिर से हमें 0 देना पड़ेगा, और ब्लैक के लिए हमें फिर से 1 देना पड़ेगा और 0 देना पड़ेगा। तो ये एक कंप्यूटर की भाषा में बनाया हुआ कोड है। अब इस कोड को यदि हम इस टाइप से बॉक्स में बंद कर देते हैं, इस टाइप से यदि हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो यही कहलाता है आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स कहलाता है ना। तो इस हिसाब से कंप्यूटर में कोई भी डाटा हमें स्टोर करना हो तो डाटा स्टोरेज में मैट्रिक्स का यूज हो गया। इसी प्रकार जैसे इकोनॉमिक्स के फील्ड में हमें बजट बनाना हो, उसमें भी आव्यूह का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का मूल्य का आकलन करना हो कि कुछ टाइम बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, उसमें भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। और विज्ञान के फील्ड में भी हमें किसी चीज़ को रोटेट करना हो, जैसे फिजिक्स में हम रोटेशन पढ़ते हैं, तो रोटेशन में भी जैसे हम आगे आव्यूह में परिवर्त पढ़ेंगे, ट्रांसपोज, तो उसमें भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। किसी वस्तु को कितने डिग्री घुमाना है तो हमें कितना ट्रांसपोज कितनी बार लेना पड़ेगा, तो वहां पे भी मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से मतलब विज्ञान के हर फील्ड में मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, लेकिन मैं इस एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार सारी ऑपरेशंस जितनी भी हम आगे मैट्रिक्स में जोड़, घटाव और गुणा, भाग तो नहीं होता, गुणा, ये सारी हम ऑपरेशंस देखेंगे और देखेंगे कि इस बाइनरी ऑपरेशन की सहायता से, मैं इस एग्जांपल की सहायता से आपको स्पष्ट कराऊंगा कि कैसे वो ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल को आगे हर बार आपको समझाता रहूंगा, अपनी ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो ये आपका डेली लाइफ में यूज है कि मैट्रिक्स को हम डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में यूज के बाद इसका देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन, कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं एनसीईआरटी की तरह एक एग्जांपल ले लेता हूं, इजी सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी लिया गया है। मान के चलो किसी क्लास के 3 स्टूडेंट हैं। पहला स्टूडेंट मान के चलो राधा नाम की लड़की है, दूसरा मान के चलो कृष्ण है, और तीसरा स्टूडेंट मान के चलो उद्धव है। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट हैं। इन 3 स्टूडेंट के पास मान के चलो एक तो कलम है और कुछ कॉपी हैं। ठीक है, कलम यानी कि पेन। अब राधा के पास कलम मान के चलो 5 कलम है और इसके पास कॉपीज हैं मान के चलो 7, और कृष्ण के पास मान के चलो कलम है आपकी 8 और कॉपी है इसके पास मान के चलो 3, कुछ भी ले सकते हैं। उद्धव के पास मान के चलो कलम है 2 और इसके पास कॉपियां हैं मान के चलो 6। ठीक है, यानी कि मैंने किस हिसाब से इस टेबल फॉर्म को बनाया है कि जो राधा है उसके पास कलम और कॉपियों की संख्या क्रमशः 5 और 7 है। इसी तरह कृष्ण के पास कलम और कॉपियों की संख्या 8 और 3 है, तथा उद्धव के पास कलम 2 है और कॉपी 6 है। ठीक है, ये एक आपका इस टाइप से हमने रिप्रेजेंटेशन बना लिया। तो देखो ये भी एक आव्यूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? इसमें मैं ये वाला इस टाइप से बॉक्स बना देता हूं और अब ये एक आव्यूह का बन गया है। ठीक है, ये इसने एक आव्यूह का रूप ले लिया है। अब देखो इस आव्यूह में क्या क्या होता है। इस आव्यूह में आप देख पा रहे हो, यदि हम इस टाइप से बाएं से दाएं चलते हैं, इस हिसाब से बाएं से दाएं चलते हैं, तो आपको एक क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही है। ये आपकी एक क्षैतिज रेखा हो गई है ना। इस क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और पंक्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं रो। ठीक है, इसी टाइप से एक आपको पंक्ति यहां पे दिखाई दे रही है, एक पंक्ति यहां पे आपको दिखाई दे रही है, एक पंक्ति आपको इधर दिखाई दे रही है, ये भी एक पंक्ति हो गई। तो ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये आपकी तीसरी पंक्ति हो गई। ठीक है, ये पहली पंक्ति है तो इस इंग्लिश वाले वर्ड का ये मैंने आर उठा लिया, और ये पहली पंक्ति है इसलिए इसके सफिक्स में 1 लगा दिया। तो इसे पहली पंक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 से,
इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं R2 से, और इस तीसरी पंक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं R3 से। ठीक है, इसी प्रकार इधर अभी तो हम किधर बाएं से दाएं गए थे, अब हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आपको ये पिलर टाइप से दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार एक आपको पिलर टाइप से ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, इसको स्तंभ बोलते हैं, और स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे आपको कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर का कॉलम ये हो गया और दूसरे नंबर का कॉलम ये हो गया। ठीक है, इन कॉलमों में जैसे यहाँ पे रो का हमने आर उठाया था पहला लेटर, इसी प्रकार कॉलम के इस सी को उठा लेते हैं, और ये पहला कॉलम है इसलिए इसको हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दूसरा कॉलम है इसलिए इसको हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख पा रहे हो इस मैट्रिक्स में 3 तो पंक्तियां हो गई, R1, R2 और R3, और 2 स्तंभ हो गए C1 और C2। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में ये जो 5, 7, 8, 3, 2, 6 ये नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं इन आव्यूह के अवयव। ये जो नंबर है आपके इसमें एंट्री जो की गई है 5, 7, 8, 3 और 2, 6, ये इसके क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं इस आव्यूह के। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक और बात होती है कि इस आव्यूह को मान के चलो हमें किसी से प्रदर्शित करना हो, तो आव्यूह को प्रदर्शित हमेशा हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल लेटर जैसे ए। तो ये भी एक आव्यूह है, मैंने इसको ए से प्रदर्शित कर दिया। इस वाले में देखें तो इसमें कितने पंक्तियां हैं, 1, 2, 3 तो इसमें पंक्तियां हैं, और अवयव कितने हैं, वो सॉरी स्तंभ कितने हैं, एक पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। ठीक है, और इसमें अगर अवयव गिने तो अवयव कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें इस आव्यूह में आपके 12 अवयव हैं। इसी टाइप से इस आव्यूह में अवयव गिनेंगे तो इसमें अवयव कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें अवयव हैं। ठीक है, तो ये आपका ये ध्यान रखना, हमेशा जो मैट्रिक्स है हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक पंक्ति के अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, और एक पंक्ति का ऑर्डर क्या होता है, सॉरी एक आव्यूह का क्रम क्या होता है या ऑर्डर क्या होता है वो देखते हैं, पंक्ति का नहीं आव्यूह का। ठीक है, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रफ करने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस आव्यूह का क्रम क्या होता है। आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है, देखो अभी जो हमने एग्जांपल लिए थे ऐसे ही मान के चलो, मैं अभी 3 एग्जांपल लिख देता हूँ। 3 एग्जांपल आपको समझाने के बाद मैं बताऊंगा कि किसी आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है। मान के चलो पहला जो मैट्रिक्स है, पहला जो आव्यूह है वो है आपका 2, 5, 6 और इसमें कुछ भी लिख लो, 7 लिख लो मान के चलो, ये आपका पहला आव्यूह हो गया। ठीक है, दूसरा आव्यूह मान के चलो मैं ले लेता हूँ आयोटा √3, 6, 5, 2, 7 माइनस आयोटा √5 और 3। ठीक है, दूसरा आव्यूह ये हो गया, और तीसरा आव्यूह मैं ले लेता हूं मान के चलो 6, 8, 9, 2, 7, 5 एक आव्यूह मैंने ये ले लिया। तो आप देख रहे होंगे कि इस आव्यूह में 2 तो पंक्तियां हैं, 1, 2। ठीक है, और इसमें 2 ही स्तंभ हैं, 1, 2। ठीक है, तो इसमें
कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसी तरह इस वाले आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 3 पंक्तियां हो गई। क्षैतिज जो लाइन बनती है उनको हम पंक्तियां बोलते हैं, ठीक है। और स्तंभ कितने हो गए? 3 ही स्तंभ हो गए। देखो 1 2 3, ऊपर से नीचे गिनते हैं 1 2 3, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि इसमें 2 तो पंक्तियां हो गई, पंक्तियों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक क्रॉस का साइन लगा रहा हूँ, अभी बताऊंगा कि क्रॉस का साइन क्यों लगाया है। और इसमें 2 ही स्तंभ हो गए, ठीक है। इसी तरह इसमें पंक्तियां कितनी हो गई? 3 ही पंक्तियां हो गई, 1 2 3। बाएं से दाएं जाते हैं तब आपको पंक्तियां दिखती हैं, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनको हम बोलते हैं स्तंभ। तो इसमें 3 ही स्तंभ हो गए, क्रॉस का साइन लगा दिया है, अभी समझाऊंगा इसको। और इसमें भी, इस एग्जाम्पल में भी आप देख पा रहे हो कि 2 तो कितनी पंक्तियां हो गई? 1 2, तो 2 तो इसमें पंक्तियां हो गई। और क्रॉस स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3, 3 ही इसमें स्तंभ हो गए, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो देखो इसमें अवयवों की अवयव कितने? 4 ही हैं, 1 2 3 4। तो मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसके अंदर के अवयवों की संख्या मिल जाती है ना। इसी तरह इस वाली में देखेंगे तो 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 9 मिलेगा, 3 9। और इसमें आप देखेंगे गिन करके तो अवयवों की संख्या 9 ही आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी तरह इसका ऑर्डर कितना है? इसका क्रम कितना है? अभी क्रम ही आएगा ये 2 क्रॉस 3। 2 इसमें पंक्तियों की संख्या हो गई और 3 इसमें हो गई स्तंभों की संख्या। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 ही इसमें अवयवों की संख्या है। तो इस तरह आप देख पा रहे हो कि पंक्तियों की संख्या को जब स्तंभों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या मिलती है, ठीक है। इसके अंदर जो लिखा होता है इनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स के अवयव। तो इसका क्रम क्या होता है? ये जो यहाँ पे लिखा होता है ना, इसी को अपन क्रम बोलते हैं। तो इस वाल सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस वाली मैट्रिक्स का क्रम कितना है, इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसी तरह इस वाली मैट्रिक्स का आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। इसी तरह से इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, तो ये इसका ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। और ये समझ में आ ही गया होगा कि इन दोनों को गुणा करने के बाद आपको इसमें अवयवों की संख्या मिल जाती है। और यहाँ पे जो संख्या ये लिखा होता है यही इसका ऑर्डर होता है, यही इसका क्रम होता है। 2 क्रॉस 2 ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3 बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और 2 क्रॉस 3 सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। अब इसका मैं एक व्यापक तरीका बताऊं, तो व्यापक तरीका क्या होगा किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिनोट करने का। तो मान के चलो व्यापक रूप से एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, ए मैट्रिक्स, जिसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। और उसमें अवयव किस टाइप से हैं? पहली पंक्ति में अवयव है मान के चलो a11, दूसरी पंक्ति में जो अवयव है वो है मान के चलो a12, तीसरी पंक्ति में मान के चलो कोई अवयव है वो है आपका a13। इसी टाइप से मैंने क्या बोला था, ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है? m क्रॉस n। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, ठीक है। तो अभी इधर से जा रहे हैं हम पंक्ति है, लेकिन ऊपर से ये बनेंगे तो स्तंभ बनेंगे। तो देखो इस वाले जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो ये हम पहली पंक्ति में ही चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे तो पहली पंक्ति में ही चलेंगे। तो इसमें देख पा रहे हो आपकी जो पहला अवयव है वो हमेशा 1 है। तो इसमें जो पहला अवयव दिखेगा ना वो पंक्ति की संख्या को बताएगा, ठीक है। और जो दूसरा नंबर दिखेगा इसके सरफिक्स में जो दूसरा नंबर दिखेगा, जैसे इसमें 1 है, इसमें दूसरा 2 है और ये 3 है, ये दिखाएगा आपके स्तंभ को, ठीक है। तो ये आप पहली पंक्ति में चल रहे हैं और इस टाइप से आप बढ़ते जाओगे और जब लास्ट वाले स्तंभ में पहुंचोगे, लास्ट वाले कॉलम में पहुंचोगे तो आप nवें कॉलम में पहुंच जाओगे। और इसमें जो अवयव होगा वो पहली तो पंक्ति में होगा और nवें स्तंभ में होगा। अभी एक बार और बता दूंगा, ये व्यापक फॉर्म चल रहा है इसका। इसी हिसाब से अब हम दूसरी पंक्ति में उतर आए हैं, और दूसरी पंक्ति में जब उतर आए हैं तो इसके अवयव को क्या लिखेंगे भाई? दूसरी तो पंक्ति हो गई,
तो यहाँ पे तो 2 आ गया। और ये स्तंभ कौन सा होगा, ऊपर से नीचे आएंगे इसमें, तो ये पहला स्तंभ होगा। इसी हिसाब से जब आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो अवयव है ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है, ये देखो दूसरी पंक्ति में आ रहा है। पहली पंक्ति तो हो चुकी है कंप्लीट, अब हम दूसरी पंक्ति में चल रहे हैं। और ये दूसरी पंक्ति में अवयव है और स्तंभ भी दूसरे में ही है। ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन सा है, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये आएगा ना, तो ये आपका दूसरा स्तंभ हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे दूसरी पंक्ति में, इसमें जितना भी आप आगे बढ़ेंगे सब में दूसरी ही पंक्ति आएगी, केवल स्तंभों की संख्या चेंज होती जाएगी। ये आपका पहला स्तंभ हुआ, दूसरा स्तंभ हुआ, तीसरा स्तंभ हुआ, तो इस टाइप से तीसरा स्तंभ हो गया। और आगे चल के लास्ट वाला जो स्तंभ आएगा वो nवां स्तंभ आ जाएगा। इसी हिसाब से हम लास्ट वाली पंक्ति में चल देते हैं। चूंकि हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिया था m क्रॉस n, तो हम लास्ट वाली जो पंक्ति होगी वो mवी पंक्ति होगी और ये बन जाएगा आपका m1। mवी पंक्ति में चल रहे हैं, इसमें बहुत सारी और भी पंक्तियां होंगी, बीच में मैंने व्यापक फॉर्म लिया है। तो ये आपकी mवी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ हो गया। इसी तरह से ये mवी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ हो गया। ये वाला mवी पंक्ति हो गई, तीसरा स्तंभ हो गया। और जब लास्ट वाले अवयव पे पहुंचेंगे तो ये mवी क्या हो जाएगी, पंक्ति, और nवां स्तंभ। तो आप देख रहे हो कि अवयव हम चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं तो पहला नंबर सेम रहता है। देखो इसमें इस वाली पंक्ति में 1 1 1 1 ही है क्योंकि ये पहली पंक्ति है। इसी तरह से इसमें जब चलेंगे तो ये जो पहला नंबर है सेम रहेगा क्योंकि हम दूसरी पंक्ति में ही चल रहे हैं, 2 2 आएगा सब में। लेकिन जो दूसरा नंबर है ये वाला, ये चेंज होता रहेगा, वो चेंज कॉलम की संख्या के हिसाब से हो रहा है। इसमें भी ये mवी पंक्ति है क्योंकि हमने इसका ऑर्डर जो लिया है वो m क्रॉस n का लिया है। इसमें पहला नंबर दिखाता है, ये जो नंबर है ये तो दिखाता है, m जो दिखाता है इसमें दिखा रहा है पंक्तियों की संख्या को, और जो n है वो दिखा रहा है स्तंभों की संख्या को। ठीक है, स्तंभों में देख सकते हैं जब आप पहले स्तंभ में नीचे उतरोगे तो देखो ये वाला नंबर है सेम रहेगा, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ऐसे नीचे चलने के बाद 1 है क्योंकि ये पहला स्तंभ है। और इसमें जितने भी अवयव हैं इसमें जो दूसरा नंबर दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि भाई पहले स्तंभ में है। इसी तरीका से इसमें भी सब में देखो 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये दिखाता है कि ये दूसरे स्तंभ में। तो इस प्रकार से इन जनरल इसमें कोई भी अवयव ले लें, मान के चलो सपोज यहाँ पे कोई आईवी पंक्ति, यहाँ पे आईवी पंक्ति, और ये मान के चलो आईवी पंक्ति चल रही है AI1 AI2 AI3। भाई 1 और m के बीच में हमने कोई i नंबर ले लिया, मान के चलो m की वैल्यू 10 हुई तो i की वैल्यू हमने 7 ले ली, इस टाइप से। तो AI1 AI2 AI3, और जब ऐसे ही किसी n से छोटे कॉलम में जाएंगे, है ना, तो मान के चलो एक j एक संख्या है जो कि n से छोटी है, तो aij नंबर यहाँ पे भी कुछ होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई aij नंबर है, ये aij नंबर इन जनरल नंबर होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, aij रिप्रेजेंट कर रहा है कि aij अवयव ए मैट्रिक्स में आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ में स्थित है। ये जो संख्या है ये दिखाएगी पंक्ति की संख्या को कि कौन सी पंक्ति में स्थित है, और ये जो सेकंड नंबर की जो सर्फिक्स है ये दिखाता है कि ये अवयव कौन से स्तंभ में स्थित है। तो ये aij लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आईवे पंक्ति में है और जेवे स्तंभ में है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और इस ए मैट्रिक्स के यहाँ पे जो लिखा रहता है इसे बोलते हैं इसका ऑर्डर। ठीक है, तो ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है ए, इसी हिसाब से ये वाली जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की है, बी मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 की है, और सी मैट्रिक्स है वो आपकी 2 क्रॉस 3 की है। तो इस पूरी क्लास में हमने देखा, एक तो मैट्रिक्स के हमने क्या देख लिए, डेली लाइफ में यूज देख लिए, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किस हिसाब से करते हैं, और आव्यूह का क्रम देख लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट के 5 मिनट में हम केवल ये देखेंगे, ऐसा टॉपिक लेंगे जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे आज मैंने आपके लिए एक साइकोलॉजी का टॉपिक लेके आया हूँ, मनोविज्ञान का। मैं मनोविज्ञान को, ये जो
मोटिवेशनल वाले वीडियो होते हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन का जो तरीका होता है वो आपको 1 या 2 घंटे के लिए प्रभावित करेगा, या फिर मैक्सिमम 1 दिन के लिए प्रभावित करेगा। जब तक उसका असर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन असर रहता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी चेंज कर दी गई, तो एक बार अगर आपकी साइकोलॉजी चेंज हो गई तो उसका असर आपको लाइफ टाइम रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आपके लिए साइकोलॉजी का टॉपिक लेकर के आया हूँ, और वो टॉपिक है कि हमारे सीखने को, यानी कि अधिगम को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं कि कोई तो ज़्यादा सीख जाता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई कम सीखता है, किसी को सीखने के बाद कम टाइम के बाद ही ब्रेक चाहिए होता है, कोई लगातार सीखता रहता है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला लिया है मैंने पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान का मतलब है कि आपके पास, आप मान के चलो हमने अभी मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ा, तो मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ने से पहले आपके पास उसका पूर्व ज्ञान कितना है। अगर आपके पास उसका थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान होगा तो आपकी जो टॉपिक है मैट्रिक्स वो अच्छी समझ में आएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हम नया टॉपिक शुरू करें तो उसका आप थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें। अगर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि साइकोलॉजी भी कहती है, यदि आपका पूर्व ज्ञान अच्छा है तो आपको आपका जो लर्निंग है वो और अच्छी होगी, है ना। दूसरा है वातावरण भी लर्निंग को प्रभावित करता है, यानी कि सीखने को प्रभावित करता है। और वातावरण का मतलब है कि आपके परिवार कैसा है, आपका समाज कैसा है, और आपका विद्यालय। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट के लिए वातावरण का काम करती हैं। तो ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि सीखने को प्रभावित करते हैं। एक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है कि आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। अगर आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो आपका अधिगम है वो अच्छा होगा। ठीक है, और एक होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अगर ये है कि आपका मोटिवेशन कहाँ से आता है, आपका मोटिवेशन कैसा है, तो वो भी आपके सीखने को प्रभावित करता है। एक है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बोलते हैं ना, IQ, किसी का IQ ज़्यादा है, किसी का IQ कम है, तो ये वाली चीज़ भी सीखने को प्रभावित करती है। अगर आपका IQ लेवल अच्छा है तो आप जल्दी सीख पाएंगे, और IQ लेवल कम है तो आप धीरे सीख पाएंगे। और जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि भी किसी चीज़ से प्रभावित होता है। बुद्धि लब्धि वातावरण से भी प्रभावित होता है और आपके वंशक्रम से भी प्रभावित होता है। इट मीन्स आपके माता पिता कौन है, आप किस वंश से आते हैं। अगर आपके माता पिता इंटेलिजेंट हैं, उनका IQ लेवल अच्छा है, तो संतान का भी IQ लेवल अच्छा होता है और उसके वातावरण से भी प्रभावित होता है। मतलब अगर किसी का IQ लेवल भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका जो लालन पालन है वो एक अच्छे वातावरण में हुआ, अच्छे समाज में हुआ, अच्छे परिवार में उसका लालन पोषण हुआ है और उसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ा है, तब भी उसकी बुद्धि लब्धि अच्छी हो जाएगी। दूसरा है अधिगम, यानी कि लर्निंग आयु से भी प्रभावित होती है ना। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो वो और जटिल चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। इट मीन्स जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो लर्निंग है वो बढ़ती जाती है, तो ये भी प्रभावित करता है। 7वें नंबर पे है परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। ये भी आपके लर्निंग को प्रभावित करती है। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी लर्निंग भी बढ़ती जाती है। आपका लिंग भी लर्निंग को प्रभावित करता है। आप बोलेंगे कि लिंग कैसे लर्निंग को प्रभावित करता है, तो आपने देखा होगा कि जो लड़की होती हैं वो गाने बजाने में बहुत आगे होती हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं लिंग का कारण है। अगर लड़की गाने बजाने में ज़्यादा आगे होती हैं तो इट मीन्स जो सीखना है भाई, गाना बजाना भी एक सीखना होता है, तो सीखने को लिंग भी प्रभावित करता है। थकान भी प्रभावित करती है। कैसे, मान के चलो आप पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा थक गए तो लर्निंग आप ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है, और फिर आप 1-2 घंटे का गैप ले लेते हैं, या फिर 15-20 मिनट का गैप लेने के बाद फिर पढ़ना शुरू करते हैं, या फिर थोड़ा आराम करने के बाद 1 आध घंटा आपने आराम कर लिया, नींद ले ली, तो फिर आपकी जो लर्निंग है वो बढ़ जाती है। तो थकान भी आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है। इट मीन्स आप थक गए हैं तो आप ज़बरदस्ती ना करें पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत ब्रेक लें और ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट करें। आपकी मित्र मंडली कैसी है, ये भी लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर आपके मित्र अच्छे हैं और आपको लर्निंग करने के लिए सपोर्ट करते हैं तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी। और मित्र मंडली ही ऐसी है कि वो आपको पढ़ने नहीं देती है और आपके टांग खींचने वाली मित्र मंडली है, आप समझ पा रहे होंगे।
तो आपकी ऑटोमेटिकली लर्निंग भी कम हो जाएगी। एक विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रकृति भी लर्निंग को प्रभावित करती है। मान के चलो कोई इजी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट हो गया, वो उसको स्टूडेंट बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि वो इजी, जो हिंदी सब्जेक्ट है वो इजी उसका आता है नेचर का, इसलिए उसको जल्दी सीख जाते हैं। और आप साइंस ले लीजिए या फिर कोई ऐसा टॉपिक ले लीजिए जो जटिल है, उसको थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। इट मीन्स विषय वस्तु की प्रकृति है वो भी सीखने को, लर्निंग को प्रभावित करती है। शिक्षक का व्यवहार, आपको जिसने पढ़ाया है उस शिक्षक का व्यवहार कैसा है, अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा है जो पढ़ा रहा है, तो भी आपकी उसमें लर्निंग अच्छी हो जाएगी। और शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपकी लर्निंग थोड़ी धीमी हो, है ना। एक है शिक्षण विधि, मतलब जिन टेक्निक्स की सहायता से आपको टीचर पढ़ा रहा है वो टेक्निक्स अच्छी हैं तो आपको लर्निंग अच्छी हो जाएगी। और शिक्षक की यदि टेक्निक ही ऐसी हैं, अच्छी नहीं है, इट मीन्स तो उसकी लर्निंग कम होगी। और सबसे लास्ट में है कि सीखने की रुचि, अगर स्टूडेंट की सीखने की रुचि है तो भी उसकी लर्निंग अच्छी होगी। और मान के चलो टीचर भी कितना भी अच्छा है, सब्जेक्ट भी कितना ईजी है, लेकिन किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस केस में लर्निंग भी उसकी कम ही होगी। तो ये कुछ 13-14 पॉइंट हैं जो एक लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो इन टॉपिकों को देखें एक बार और अपनी लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, लोग समझते हैं कि हमारी जो लर्निंग है वो वंशक्रम से प्रभावित होती है, तो हमारी लर्निंग कभी भी वंशक्रम से प्रभावित नहीं होती। आप किस वंश से आते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप लर्निंग करना चाहते हैं, तो आपका वंशक्रम कोई मैटर नहीं करता। अगर आप सीखना चाहते हैं और आपकी इस टॉपिक के अलावा बुद्धि लब्धि वाला, इसको छोड़ करके बाकी आपके हाथ में, आप सबको चेंज कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि लब्धि एक ऐसा टॉपिक है जो वातावरण से भी प्रभावित होता है और आपके वंशक्रम से भी प्रभावित होता है। तो बाकी जितनी 13 टॉपिक हैं, एक इस टॉपिक को छोड़ करके बाकी जो चीजें वो आपके हाथ में है, आप उनको चेंज कर सकते हो और आप लर्निंग अधिक से अधिक कर सकते हो। तो ये वाला टॉपिक था। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन। जय हिंद।